लक्ष्मी जी का पूजन आरंभ कर दिया और आपके पास धन आ गया और आपने मुंह फेर लिया तो लक्ष्मी भी मुंह फेर लेगी। ठीक है, ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो उसको कहते हैं ना किस्मत का ताला खुल गया। तो ये किस्मत का ताला खुलना ये है कि आपकी ग्रहों की प्लेसमेंट सही है। व्यक्ति को सुख के दिनों में ही, अच्छे दिनों में ही ज्योतिष से संपर्क करना चाहिए। दुख के दिनों में संपर्क करने से क्या होगा, जो भी उपाय होगा वो उपाय करते करते तो आधी तो दशा निकल जाएगी। ठीक है ना, तो उसका लाभ नहीं होगा। अच्छे दिनों में इसलिए कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ठीक है ना, तो सुख में सुमिरन करना चाहिए भगवान का, और उपाय वगैरह जो भी है वो सुख में ले लेने चाहिए और उनको तभी से आरंभ कर देना चाहिए। 4 चीजें हैं। एक तो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, उसके बाद आपकी महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, प्रत्यंतर दशा क्या है, साथ में ट्रांजिट क्या चल रहा है, गोचर क्या चल रहा है। पैसा सभी की जिंदगी का सबसे जरूरी और कीमती चीज। जब भी पैसों की बात आती है सबके अलग अलग तर्क होते हैं। कोई कहता है किस्मत ही खराब है, उसने पैसा मान लिया, यहाँ पैसा डूब गया। पर ये किस्मत का खेल है या हमारे ग्रहों का खेल है या हमारे कर्मा का खेल है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा? वेल, आज पता चलेगा। आज के इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में पता चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सिमरन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और एपिसोड में और हमारे चैनल धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी में। आज इन सभी सवालों का हमें जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान, एस्ट्रोलॉजर भरत जी। नमस्कार सर, उम्मीद है आप अच्छे हो, कैसे हो, स्वस्थ हैं? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राम राम। ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हैं पहले बताइए? आज हम इतने खास टॉपिक पे आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है और जो आपने प्रश्न सोचे होंगे उनका मैं सटीक उत्तर दूंगा और दर्शकों की भी जो उत्कंठा है उसे पूर्ण करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने शुरुआत में बात करी ग्रहों की, किस्मत की, कर्मा की, तो यही से बात शुरू करेंगे, है ना। ग्रह कहते हैं, कुछ लोगों का कहना होता है कि हमारी किस्मत खराब है, कोई कहते हैं कि उसने कर्म गलत किया था, कोई कहता है कि अभी उसका ग्रह ठीक नहीं चल रहे होंगे। तो ग्रह से शुरुआत करते हैं। ये जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स क्या रोल अदा करते हैं, क्या इनका किरदार है हमारी जिंदगी में, इनकी पावर, इनकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे ये हैं, ये हमारी लाइफ पे पूरा इम्पैक्ट कैसे पड़ता है इनका? हकीकत में क्या है कि जो पूरा मानव जीवन है वो इन 9 ग्रहों पर ही आधारित है। जैसे 7 ग्रह माने जाते हैं और राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है, पर वो पूरा इम्पैक्ट राहु केतु का भी होता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हल्के ग्रह हैं या छाया ग्रह हैं, ये कहते हैं, पर 9 ग्रहों का पूरा इम्पैक्ट मानव जीवन पर होता है। तो जो व्यक्ति है उसको जो ग्रहों की प्लेसमेंट मिलती है कुंडली में, वो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही उसको जन्म कुंडली बन के मिलती है। ठीक है, तो उसको धन का योग है, राजयोग है, उसका मृत्यु योग है, शिक्षा का क्या योग है, संतान का क्या योग है, विवाह का क्या योग, वो सारा पूर्व निर्धारित होता है पहले से ही सब कुछ डिसाइड। जी, तो इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होता है। हाँ, हमारे सनातन में ये परंपरा चली आई है और ये पुरातन समय से हमारे ऋषि मुनियों ने भी देखा है, किया है। जब और तब से बहुत कुछ परिवर्तित किया जा सकता है जी। तो हमें अपने धर्म और कर्म को जोड़ के चलना चाहिए। जो पिछले जन्म के कर्म है उनको तो हम अब परिवर्तित नहीं कर सकते, पर इस जन्म के कर्मों को, जो भी ग्रह है उससे जुड़ा हुआ रिश्ता है, उस चीज को हमें मजबूत रखना चाहिए। उन रिश्तों को हम सही रखते हैं, जैसे सूर्य है तो अगर हम पिता से संबंध सही बना के रखते हैं, उनका आदर करते हैं, तो वो जो है सूर्य सही रहता है। ठीक है, आजकल जो थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि जैसे कि नई जनरेशन है वो पिता से दूर रह रही है, माता से दूर रह रही है, तो वो चीजें जो है उनको वो नहीं करनी चाहिए। ग्रह को ठीक करना है तो सबसे पहले उस ग्रह से जुड़े रिश्ते को ठीक करना है। ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे आप
आपने बोला आज की पीढ़ी जो है वो दूर दूर रहती है, तो ग्रह जो है हर एक चीज जो है वो पहले से निर्धारित होती है। जी तो ये जो दूरियां आजकल बढ़ रही हैं, तो क्या ये भी पहले से निर्धारित तो होंगी? जो बच्चों में आज एक जनरेशन गैप देखने को मिल रहा है बच्चों में और उनके पेरेंट्स में। हाँ, ये स्थान काल परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है। अच्छा। ठीक है, स्थान काल परिस्थिति और युग के हिसाब से ये परिवर्तित होता रहता है। जैसे आज अगर हम कुंडली देख रहे हैं, किसी के वाहन योग देख रहे हैं, तो अगर वाहन योग में उसको हम ये बताएंगे भाई आपको 2 व्हीलर मिल सकता है या आपको 4 पहिया गाड़ी मिलेगी। ठीक है, आज से 200-300 साल पहले कुंडली देखते तो हम ये कहते रथ मिलेगा भैया। हाँ। ठीक है, तो ये युग के हिसाब से उसको प्रेडिक्शन करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना? जी बिल्कुल। अब जैसे कि ग्रहों की बात कर रहे हैं कि कोई बदल नहीं सकता, जो चीज जैसी है वो वैसी पहले से ही निर्धारित होगी। निर्धारित है। हाँ, मैंने पहले कहा था जप और तप, जब और तब, तप हाँ। और धर्म, और अपने जो व्यवहार उस ग्रह से रिलेटेड जो भी रिश्ता है उससे संबंध सही रखना अपने आप उस ग्रह को जो है पॉजिटिव एनर्जी देता है। ठीक है, आप ही के यही सब जवाब से मैं 2 चीजें पूछना चाहूंगी। एक तो कुछ लोग हैं जो जैसे आपने जब और तब की बात करी वो एक चीज है, और एक है कि कुछ और चीजें करके कोशिश करते हैं कि अपने ग्रहों को बदल लें, हैं जो चीज नहीं भी है उन्हें भी पता नहीं है फिर भी जबरदस्ती करते हैं, उसका क्या असर पड़ता है? और दूसरी चीज ये कि अगर एक रिश्ता हमारा एक ग्रह खराब है तो उससे बाकी के ग्रहों पे भी फर्क पड़ता है। हाँ, कुंडली 9 ग्रहों से बनती है। ठीक है, और कुंडली में 12 भाव होते हैं। 9 घर और 12 भाव और 9 ग्रह, उनकी प्लेसमेंट, उनकी दृष्टियां, और वो ग्रह किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? तो उसी अनुसार सारा कुछ तय होता है। अब उसके जो घटना घटित होनी है, जैसे विवाह का योग बनना है, तो उसके लिए क्या होगा कि उसकी जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इससे हम देखेंगे कि वो घटना घटित होनी है कि नहीं होनी है। ठीक है ना? अभी ये सारा घटनाक्रम कैसे देख सकते हैं हम, इस तरह से समझ सकते हैं। आपने वो सूटकेस या ब्रीफकेस देखे होंगे जिसमें कुछ नंबर लॉक से लग जाते थे, है ना? तो इसमें क्या है, 4 चीजें हैं। एक तो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, उसके बाद आपकी महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, प्रत्यंतर दशा क्या है, साथ में ट्रांजिट क्या चल रहा है, गोचर क्या चल रहा है। जब इन सबके नंबरिंग सेट हो जाती है तो आदमी जो है उन्नति कर लेता है बहुत ज्यादा। अच्छा। और जब ये पूरी सेट नहीं होती तो वो आधी अधूरी उन्नति करता है। और जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो उसको कहते हैं ना किस्मत का ताला खुल गया। तो ये किस्मत का ताला खुलना ये है कि आपकी ग्रहों की प्लेसमेंट सही है। अगर ग्रह की प्लेसमेंट सही है, मान लो बृहस्पति की प्लेसमेंट सही है, तो उसकी जो महादशा होगी वो आपके लिए लाभकारी है। अगर उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है तो क्या होगा, लोग कहेंगे भाई बृहस्पति की महादशा है तो बहुत अच्छी रहेगी, पर उसको महादशा कोई काम नहीं करेगी, वो उल्टा परेशान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपस में मिली जुली हैं। तो महादशा जो होती है और अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इसको विश्वंतरी दशा कहते हैं। ठीक है, तो इनका और गोचर का उस समय जब जन्म हुआ था उस समय के जो ग्रह थे और आज के जो ग्रह योग हैं, उनका आपस में जो कॉम्बिनेशन बनता है, समन्वय बनता है, उसके फलस्वरूप जो परिणाम आता है वो अच्छा होगा या बुरा होगा, वो ग्रहों की प्लेसमेंट पे है। मेन जो है मुख्य रूप से प्लेसमेंट कार्य करती है कि वो ग्रह कहाँ बैठा है, उस ग्रह का कौन सा ग्रह देख रहा है, वो किस भाव में बैठा है, शत्रु भाव में बैठा है, मित्र भाव में बैठा है, अपने भाव में बैठा है। इन सारी बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। इसलिए ज्योतिष को जितना सरल समझते हैं उतना सरल समझ के अपने ढंग से उपायों को नहीं करना चाहिए, किसी प्रबुद्ध ज्योतिष से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि और इसके लिए हमारे धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजर से आप संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि किसी से भी ऐसी राय लेकर कुछ नहीं करना चाहिए। आजकल तो बहुत फ्रॉड भी चल रहे हैं, हम देख सकते हैं कि कुछ भी लाइक ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा स्कैम्स चले हुए हैं, है ना? जी जी, इससे लोगों को बचना, उससे क्या होगा, लाभ
होने की संभावना कम रहेगी, नुकसान भी हो सकता है। नुकसान नहीं भी हो तो कम से कम आपका समय और धन का अपव्यय जरूर होगा। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, ये जो ग्रहों की दशा है, जी। डायरेक्शन है, ये क्या हमारे कर्मों पे भी निर्धारित करती है? अगर हम हमारे कर्म ठीक नहीं होंगे तो दिशा? हाँ, कि ग्रहों प्लेसमेंट की- जब हाँ। बोल रहा दशा जो है बदलती रहती है, हाँ, तो ये तो पूर्व निर्धारित है, ये ठीक है। पर जो हाथ की रेखाएं इनमें परिवर्तन आता है। जब हमारे इस जन्म के कर्म अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, उनका इम्पैक्ट हम कुंडली में नहीं देख सकते, वो तो निर्धारित हो चुकी है। हाँ। पर वो हाथ की रेखाओं में हाथ की रेखाएं परिवर्तित होती हैं। अच्छा, ये बदलती हैं ये हाथ की? ये जो है परिवर्तित होती रहती है जैसे जैसे आपके कर्म अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि समय रहते ही प्रबुद्ध ज्योतिष से संपर्क करना चाहिए। अब जैसे किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, किसी स्ट्रीम में लेना है कि भाई अब 10th पास कर गया, 11th में वो साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, तो अब वो क्या करते हैं, अक्सर वो साइंस ले ली है, बीटेक कर लिया है, उसके बाद पूछते हैं मुझे आगे करियर में क्या करना चाहिए। अब उन्होंने करियर का काफी हिस्सा तो वो बिता चुके हैं। हाँ। उन्होंने गलत डायरेक्शन ले ली है, ठीक है ना। हाँ। तो इस स्थिति में जाके वो लेने की कोई फायदा नहीं है। व्यक्ति को सुख के दिनों में ही, अच्छे दिनों में ही ज्योतिष से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि दुख के फैसला लेने से पहले। जी हाँ, दुख के दिनों में संपर्क करने से क्या होगा, जो भी उपाय होगा वो उपाय करते करते तो आधी तो दशा निकल जाएगी, ठीक है ना, तो उसका लाभ नहीं होगा। अच्छे दिनों में इसलिए कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, ठीक है ना। तो सुख में सुमिरन करना चाहिए भगवान का, और उपाय वगैरह जो भी है वो सुख में ले लेने चाहिए और उनको तभी से आरंभ कर देना चाहिए। बिल्कुल, ताकि जब अगला हमने कोई भी अपना डिसीजन लेना है वो अकॉर्डिंगली लिया जाए। बिल्कुल। क्योंकि जब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तो सब कुछ सही लगता है कि ये भी ले लेंगे तो ये भी ठीक है, ये भी हमारा तो डिसीजन सही है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं जो पुराने विचारों से जुड़े हुए हैं और अपने ज्योतिष से जानकारी है जिनके परिवारों में, तो वो जन्मदिन पे ही वर्ष फल बनवा लेते हैं कि मुझे इस साल क्या क्या उपाय करने हैं, ठीक है। तो पूरे साल का वो उसी दिन से शुरू हो जाता है, उनका जन्मदिन से। आजकल जैसे हम देखते हैं केक काट के बर्थडे वगैरह मना रहे हैं, वो मंदिर जाने का, वो सारी परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। पर जो जानकार लोग हैं वो इसी दिन जो है उसकी सारी जानकारी ले लेते हैं कि भाई मेरी इस पीरियड में, एक साल में कौन सी दशा रहेगी, कौन सी ऐसी दशा है जो अच्छी है, तो उसको और अच्छा लाभ लेने के लिए क्या करना है, और जो दशा बुरी है तो उसके बुरे फलों को नष्ट करने के लिए क्या उपाय करने हैं और अपने व्यवहार में क्या ठीक करना है। भरत जी, जैसे अभी आपने एजुकेशन की बात करी थी, है ना, शिक्षा की 12वीं करने के बाद साइंस ले लेते हैं, फिर बीटेक कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे जाएं तो नौकरी की बात आ जाती है, जो कि आजकल बहुत मुश्किल है, फिर भले वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट भी हो, मिल ही नहीं पा रही है ना। एक समय होता था कि सरकारी नौकरी मिलनी बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। अगर हम अपने बुजुर्गों को देखें, हमारे घर में जो हैं, उनके समय तक सरकारी नौकरी आसानी से मिलती थी, लेकिन आज कंपटीशन इतना है, जितने अटेम्प्ट्स होते हैं बच्चे 5-6 साल जितना वो लगा सकते हैं, पूरा समय अपना इवन घर परिवार से भी दूर रह के पूरा का पूरा पढ़ाई में लगे रहते हैं, मगन होकर पढ़ाई करते हैं दिल से, फिर भी उनके अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। एक चीज ये होती है, लेकिन जैसे आपने बताया कि पहले से सब कुछ निर्धारित है, जिसको जो मिलना है उसको वो मिलेगा ही। सरकारी नौकरी नहीं है आपकी किस्मत में, ये चीज अगर बच्चे को पहले से पता हो तो वो बच्चा इतनी मेहनत इधर ना करके कहीं और करके अपना करियर तब तक थोड़ा बना सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब 6 अटेम्प्ट निकल जाते हैं, बच्चे को लगता है कि इतने साल बीत गए, करते करते कुछ हासिल नहीं हो रहा है, हमारा पैसा माँ बाप का लग रहा है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, जमा पूंजी लग जाती है उनकी पूरी, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से गलत कदम उठा लेते हैं। तो बच्चों को अगर ये चीज पहले से पता हो तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से और कुछ डिसीजन लेके अपना करियर कहीं और बना सकते हैं, है ना। ये चीज बिल्कुल ठीक है, इसके बारे में आपसे जानूंगी भी, लेकिन एक और चीज है, एक और पहलू है कि अगर हम बता दें, लाइक उनको पता चल जाए कि यहाँ पर उनका करियर नहीं है, यहाँ पे समय लगा के,
और वो फिर नहीं ट्राई करके कहीं और ही शुरू हो जाए अपना करियर बनाने, वहाँ भी कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसा बोल दिया इस वजह से इसने ट्राई ही नहीं किया। दो पहलू, एक बच्चे को पता होगा तो वो नहीं करेगा, और अगर वो नहीं कर रहा है तो कोई ये भी बोल सकता है कि ट्राई ही नहीं किया, किसी ने बोल दिया। तो दोनों चीजें हैं, तो क्या इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि हर चीज जो है युग के साथ, जमाने के साथ, दौर के साथ देखी जाती है, प्रिडिक्ट की जाती है। ज्योतिष में प्रबुद्ध ज्योतिष वही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जो सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, जी। तो आपने भी कहा कि पहले जो मिलती थी आसानी से मिलती थी, अब नहीं मिलती है। अब जो है प्रतियोगिता ज़्यादा हो गई है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो कुंडली में 12 भाव बने, 12 घर हैं, उनको 12th हाउस बोल सकते हैं, 12 घर हैं। तो उसमें जो है छठा घर जो है वो प्रतियोगिता के लिए है। अच्छा। आज से काफी साल पहले, 40-50 साल पहले, जो नौकरियों के लिए उसको इतना ज्यादा नहीं देखा जाता। जी। इस समय छठे भाव की स्थिति क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी नौकरी के लिए दूसरा भाव अच्छा होना चाहिए। दूसरा भाव है धन भाव, ठीक है। जी। उसके बाद छठा भाव है, छठा भाव है प्रतियोगिता का, कंपटीशन का, हाँ। ठीक है। उसके बाद है 10वां भाव आपका कर्म का है, ठीक है, आपका स्टेटस क्या रहने वाला है। और 11वां भाव है इच्छा पूर्ति का, ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ति होगी वहां से, डिजायर्स फुलफिलमेंट का है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सरकारी नौकरी की इच्छा है, सरकारी नौकरी लगेगी किससे, कंपटीशन से, प्रतियोगिता दोगे, प्रतियोगिता दोगे तो आप उसमें सेलेक्ट होगे तो वो कर्म करोगे 10वें भाव से, और फिर धन आएगा दूसरे भाव से, ठीक है। तो यहाँ छठे घर की जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। छठा भाव यहाँ पर जो है आपको प्रतियोगिता में सफलता दिलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो जो भी बच्चे हैं तो उनकी कुंडली में हम यही देखते हैं कि दूसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव कैसा है। अगर वो छठे की जगह 7वां भाव ज्यादा एक्टिवेट है, ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा उसमें पावर है, तो फिर वो बच्चा जो है बिजनेस की तरफ बढ़ता है। उसको हम कहेंगे कि आप जो है सरकारी नौकरी ना करके अपना व्यवसाय की तरफ बढ़े, ठीक है। तो ये 6 और 7 का ये फर्क है, ठीक है। तो 7वां भाव जहां आपको मालिक बनाता है, तो उससे पिछला घर है, मालिक से वो नौकर बना देता है। अच्छा, ठीक है ना, ये चीज है यहाँ पे। 7वें घर ने आपको मालिक बनाया, अपना व्यवसाय करोगे तो आप मालिक बनोगे, पर उससे पीछे हटे तो आप नौकर बनोगे, ठीक है। तो ये नौकरी भी देता है, इसलिए इसको नौकरी का भी भाव कहा है और कंपटीशन का भी कहा है, ठीक है। ये है। अब बिजनेस की आप बात कर ही रहे थे, है ना, जी। कि अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो बिजनेस करना चाहिए। तो बिजनेस के लिए हमारा कौन सा ग्रह, प्लैनेट जो है वो जिम्मेदार होता है? बिजनेस के लिए मुख्य रूप से जो है बुध ग्रह, बुध है, ठीक है। बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, कि उसकी स्थिति क्या है, उसका अंशात्मक बल कैसा है, वो उच्च का है, नीच का है, उसकी प्लेसमेंट क्या है। क्योंकि व्यापार चलता है गणित से, जी। कैलकुलेशन आनी चाहिए उसको। आनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन सही नहीं करेगा तो वो 4 का माल खरीद के 2 में बेच देगा, जी, घाटा। तो उसको कैलकुलेशन के लिए बुद्ध चाहिए, बुद्धि चाहिए, ठीक है। तो बुध ग्रह जो है इसको कैलकुलेशन, जितने भी बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, ऑडिट, इसमें जो भी बच्चे जाते हैं उनका बुध ग्रह अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि बैंक में ये सब जगह फाइनेंस का काम है, ठीक है ना, अकाउंट्स। तो जिनका और जब ज्यादा अच्छा होता है तो वो बिजनेस, अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये बुध ग्रह इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बाकी केवल एक ग्रह नहीं होता, उसके सपोर्टिंग और भी ग्रह और दशाएं भी उस समय क्या चल रही है, वो सारी चीजें देखनी होती हैं। जी जी। तो अभी अगर मान लो
बिजनेस कर रहा है कोई इंसान और उनको बिजनेस में बहुत डाउनफॉल देखने को मिल जा रहा है, एकदम से कहीं लॉस हो गया शुरू, क्योंकि स्टार्टअप्स होते हैं, बहुत रिस्क लेके इंसान को वो स्टार्ट करना होता है, कहीं हमारा कोई वही डिसीजन वाली बात आ जाती है, कोई एक फैसला गलत हो जाए तो पूरा का पूरा बिजनेस डूब सकता है हमारा। तो जब बिजनेस पे फर्क पड़ता है तो हमारा कौन सा ग्रह इतना ज्यादा एक्टिव होता है या उसका प्रकोप होता है कि बिजनेस कहीं ना कहीं सही डिसीजन के बाद भी नहीं चल पाता है या नीचे आने लगता है। हाँ, जैसा कि मुख्य रूप से बुध ग्रह इसमें जिम्मेदार है व्यापार के लिए, पर साथ में और 8 ग्रह भी तो अपना भूमिका अदा करेंगे ना। वो भी अपना कुछ ना कुछ दिखाएंगे। ये नहीं है केवल, जैसे अक्सर देखने में आता है कि भाई ये ग्रह आ गया, इसका गोचर आ गया, अब तो ये चमत्कार हो जाएगा, ये तो बाकी 8 ग्रहों को क्यों भूल जाते हैं? वो भी तो ठीक है ना। तो बुध के साथ जो दूसरे ग्रह जुड़े हुए हैं उनकी जो दशाएं अनुकूल नहीं होगी तो व्यापार में घाटा होने की भी संभावना है। साथ में इसमें यह है आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी है स्ट्रांग है, और साथ में आप में ऊर्जा शक्ति कितनी है, हर चीज पूरा जैसा हमारा शरीर है तो ये हर चीज इसमें जो है मांस भी है, रक्त भी है, हड्डियां भी हैं और फिर इसमें प्राण डलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुंडली में जैसे आपने व्यापार का तो है पर आप में ऊर्जा की कमी है, आप में आपका मंगल ग्रह कमजोर चल रहा है। ठीक है, आप में ऊर्जा की कमी है, आप सारे फैसले सही करते हो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, लागू नहीं कर पाते हो, आप में ऊर्जा की कमी रहेगी, मंगल ग्रह आपका कमजोर है। ठीक है ना, तो ये चीजें हो जाती हैं जिससे जो है व्यापार में व्यक्ति उन्नति करते करते रुक जाता है। स्टार्टअप तो वो उमंग से करता है पर उस उमंग के साथ वो आगे अपना नहीं कर पाता। तो मंगल ग्रह की आप बात कर रहे थे, तो ये मंगल ग्रह जो है ये कमजोर तभी होता है जब हमारे अंदर वो पोटेंशियल जो आप ऊर्जा कह रहे हैं उसकी कमी। हाँ, वो ऊर्जा जो है मंगल की ऊर्जा से ही काम करता है व्यक्ति। कोई भी मंगल ग्रह को सेनापति कहा है। ठीक है, ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहा है। आपने देखा होगा राजा कुछ नहीं करता है, सारा कुछ दारोमदार होता है किस पे? सेनापति पे। सेनापति की व्यूह रचना सही होगी, उसमें ऊर्जा सही होगी तो वो युद्ध जिता सकता है। ठीक है ना, तो अगर सेनापति कमजोर हुआ तो राजा ने तो सारी रचना सही कर रखी है, सैनिक भी सही है, पर जो है वो युद्ध हार जाएगा क्योंकि सेनापति कमजोर है। ठीक है, तो मंगल ग्रह की ऊर्जा होना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो केवल मैंने यही कहा कि सब ग्रहों का अपना अपना किरदार है। ठीक है, तो किसी को ये नहीं कि ये एक ग्रह अच्छा है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा या एक ग्रह बुरा है तो सब कुछ बुरा ही होगा। एक ग्रह बाकी ग्रहों पे भी फर्क डालता है, वैसे बाकी ग्रहों का फर्क इसीलिए तो 9 ग्रह बने हुए हैं। जी, ठीक है, तो मंगल ग्रह हमारा सही रहे इसके लिए कोई खास उपाय या कुछ? मंगल ग्रह जो है भाई से जुड़ा हुआ रिश्ता है। भाई से जुड़ा, मतलब भाई से अच्छा बना, भाई से संबंध अच्छे रखने चाहिए। ठीक है, और उपाय के तौर पे रक्तदान करना बहुत बढ़िया है। रक्तदान करते रहिए क्योंकि जो रक्त का मालिक है वो खून का मालिक जो है मंगल ग्रह माना जाता है। ठीक है ना, तो भाई का रिश्ता जो खून का रिश्ता होता है। ठीक है, इसी तरह जो रक्तदान करते हैं हम, तो रक्तदान जो है हमारे मंगल ग्रह को अच्छा करता है। ठीक है, बाकी उपाय तो बहुत सारे होते हैं, इसके जो है मंत्र जाप भी करने चाहिए। इसका दान भी होता है, मीठे का दान होता है, तांबे का दान होता है, ये सारी चीजें ये तो कुंडली देख के ही जो है ज्योतिष बताएगा कि आपके लिए कौन सा उपाय ज्यादा सटीक है। ठीक है, और उपाय ऐसे करने चाहिए जो सरल हो। ठीक है, ज्यादा खर्चीले महंगे उपाय करने से बचना चाहिए क्योंकि एक जिसकी आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर है और उसको जो हजारों के उपाय बता दिए तो वो आर्थिक स्थिति तो उसकी पता नहीं कब सुधरेगी, पहले उसको कर्जा लेना पड़ जाएगा। तो ये स्थिति नहीं करनी चाहिए, सरल और सटीक उपाय लेने चाहिए और वो उसी से मिलेंगे जो प्रबुद्ध ज्योतिष होगा। ठीक है, जैसे प्रबुद्ध ज्योतिष की सही ज्योतिष है उसके उनके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोडक्ट होता है वो तो हम इस्तेमाल करके बोल देते हैं देखिए कि ये अच्छा है,
लेकिन ज्योतिष वो सही है, सटीक है, नहीं है, इसका कोई आम आदमी कैसे पता लगा सकता है? प्रबुद्ध ज्योतिष की व्याख्या तो कोई सटीक नहीं दे सकते, उसको व्यक्ति के अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मैं जब से धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हूँ और इससे जुड़े अन्य ज्योतिषों से मेरी चर्चा हुई है, तो पता चलता है धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी के जो एस्ट्रोलॉजर हैं काफ़ी अच्छे जानकार हैं और सरल सटीक उपाय देते हैं, और उनकी जानकारी जो है बहुत ही गहन है। हर विषय पे, हर टॉपिक पे जो है उनको गहन अध्ययन उन्होंने किया हुआ है। तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आप जो है धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करके आप ये जान सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि हर चीज़ जब भी आप किसी फील्ड में जाओ, ठीक है, तो आपको उसकी कुछ ना कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो आप जो है धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी के जो वीडियोस वगैरह हैं उनको देखिए, अपना ज्योतिष का जो है आधारभूत ज्ञान बढ़ाइए, ताकि आपको पता चले आगे ज्योतिष जो आपको सलाह दे रहा है वो सही है या नहीं, ठीक है। जैसे हम डॉक्टर के भी जाते हैं तो क्या देखते हैं, सुन के जाते कि वो डॉक्टर सही दवाई अब देते हैं। हमने एक डॉक्टर से जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा, 2 दिन 3 दिन ठीक नहीं हुए, दूसरे के चले गए। अब हमें ये पता होना चाहिए उसने जो दवाई लिखी थी उसका सॉल्ट क्या था और इसने जो लिखी है उसका सॉल्ट क्या है। खाली ब्रांड बदल दिया और दवाई वही रही तो डॉक्टर बदलने का कोई लाभ नहीं। तो ये बेसिक चीजें व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि वो जिस ज्योतिष के पास जा रहा है तो वो ज्योतिष तो जैसे धनवर्षा एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तो उस पर तो पूर्ण विश्वास किया जा सकता है, पर दूसरी जो है हमारे जो एपिसोड अलग अलग आ रहे हैं उनको देख के वो ज्योतिष की जो है बेसिक नॉलेज ले सकता है। तो उसे पता चल जाएगा कि जो मुझे ज्योतिष जी बता रहे हैं वो ठीक है या नहीं। वो उनसे जो काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये आप जो बता रहे हैं ये ग्रह यहाँ बैठा है पर मैंने तो सुना है इस तरह से होता है। तो ज्योतिष जी अगर भूल भी कर रहे होंगे तो अपनी भूल सुधार लेंगे, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। अब जैसे धनवर्षा नाम है हमारा और हमारे इस पॉडकास्ट का भी, तो धन से जुड़ी हम जरूर बात कर लेते हैं। बेहद जरूरी चीज सबकी जिंदगी का, एकदम कहो ना आज की पूंजी ही ये है ना। अच्छे कर्मों के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है एक जिंदगी हमें व्यतीत करने के लिए वो है धन, पैसा। तो पैसों के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है? मेन जो इम्पैक्ट पड़ता है किस ग्रह का पड़ता है पैसों पे? हाँ, पैसों के लिए जो है शुक्र ग्रह जिम्मेदार होता है वैसे, शुक्र ग्रह, पर कुंडली में जो है इसका भाव होता है दूसरा भाव, सेकंड हाउस जो होता है वो धन भाव माना जाता है। तो धन भाव की स्थिति कैसी है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। शुक्र तो होता ही है, पर शुक्र जो है पूरी लग्जरियस लाइफ का, भौतिक सुख सुविधाओं का भी मालिक होता है, ठीक है। जिसका शुक्र अच्छा होता है उसके जो है पोबारा होती है। पर ये नहीं है कि शुक्र के अलावा भी और जो ग्रह धन का स्वामी अगर अच्छा है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, वो उच्च का है या उसके अंशात्मक बल जो है अधिक है, अच्छा है, तो वो जो है उसको व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। अभी मैंने जैसे सरकारी नौकरी में भी आपको बताया था कि सेकंड हाउस जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि सरकारी नौकरी करेगा तो 30 दिन बाद उसको धन मिलेगा तो दूसरे घर से मिलेगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो शुक्र के साथ साथ हमें जो है अगर लक्ष्मी प्राप्त करना है, धन बढ़ाना है, तो लक्ष्मी का सदैव पूजन करना चाहिए, ठीक है। लक्ष्मी जी को सदैव हमें प्रसन्न रखना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने लक्ष्मी जी का पूजन आरंभ कर दिया और आपके पास धन आ गया और आपने मुंह फेर लिया तो लक्ष्मी भी मुंह फेर लेगी, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्मी साधना करें, धन के लिए अवश्य करें। कुबेर की भी साधना की जाती है, वो भी कुबेर को भी धन का मालिक माना जाता है, पर हमें जो है बेसिकली धन के लिए लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। और इसलिए सबसे बड़ा पर्व जो है दीपावली, उस दिन जो है लक्ष्मी पूजन किया जाता है। बिल्कुल किया, बिल्कुल। और
और दिवाली पे बहुत सी नई चीजें जो है सोना चांदी अक्सर देखा गया है धनतेरस आता है उससे पहले। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। धनतेरस पे जो है हमें स्वर्ण खरीदना चाहिए, अच्छी धातु खरीदनी चाहिए, ठीक है ना। हमें सोना खरीदना है या चांदी खरीदना है या पीतल खरीद सकते हैं, ठीक है। स्टील के बर्तन खरीदना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। धनतेरस पे। हाँ, अच्छा। हमें जो है अच्छी जो धातु मानी गई है उसमें स्वर्ण है, रजत है और ये पीतल है, ठीक है। पीतल को भी जो है हम सोने के समकक्ष ही मान सकते हैं, ठीक है। पहले के घरों में पीतल का बड़ा प्रयोग था, बर्तन भी पीतल के होते थे, ठीक है ना। तो पीतल भी अच्छी धातु में माना जाता है, तो पीतल का बर्तन भी आप खरीद सकते होते हैं। तो वो जो है अति शुभ माना है धनतेरस। हाँ बिल्कुल, मतलब ये हम सोना चांदी या ऐसी कोई चीज लेते हैं तो सबसे अच्छा पर्व या समय हमारे को इन चीजों पे धन लगाने का, पैसा लगाने का समय ये दीपावली के आसपास। दीपावली का है, इसलिए मैंने कहा कि हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में जो है सबसे बड़ा पर्व जो है लक्ष्मी का माना गया है, ठीक है ना। हमारे धर्म में और सनातन में जो चीजें हैं वो पूरी वहीं पे निर्धारित है, पर उसको समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे अभी आता नहीं है कि भाई हिंदू तो को जो है हिंसा नहीं करनी, इस तरह का भी चला हुआ है, पर हमारे सभी देवी देवता अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, जी जी जी, ठीक है ना। तो हमें उन चीजों को समझना है, चीजें सामने हैं पर हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो लक्ष्मी पूजन करें पर निरंतरता उसमें बनी रहे, तो लक्ष्मी भी निरंतर आप पे प्रसन्न रहेगी। और अगर आपने 3 महीने साधना करी, 3 महीने श्री सूक्त का पाठ कर लिया और 3 महीने बाद छोड़ दिया, तो वो आपको लाभ मिलना रुक जाएगा। फिर आप कहेंगे कि इससे तो कुछ लाभ नहीं हो रहा। लाभ तो हो रहा है पर आपने उसको अनदेखी कर दी है, ठीक है। तो हमें लक्ष्मी पूजन करने में हमेशा तत्परता रहनी चाहिए। और जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन रेगुलर नहीं कर पाते, प्रतिदिन नहीं कर पाए, वो कम से कम शुक्रवार को जरूर करें। लक्ष्मी जी को खीर का भोग बहुत पसंद है, अच्छा। तो खीर का भोग लगाएं। और जो है लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर में खुशबू का वातावरण होना चाहिए, ठीक है। खुशबू होनी जरूरी है, दूषित जगह पे जो है लक्ष्मी ठहरती नहीं है। तो एक तरह से ये भी है, जैसे वास्तु भी सही रहता है उससे। अगर अच्छी धूप जलेगी, अच्छी फ्रेग्रेंस होगी, खुशबू आएगी, तो हाँ, तो जैसे भीमसेनी कपूर आता है, वो सर्व जो है सबसे बढ़िया कपूर है। आप उसको लेके उसकी डब्बी खुली छोड़ दें पूजा स्थान, ठीक है। तो आपको कोई भी किसी तरह का और कुछ यूज करने की जरूरत ही नहीं। वो आपको अपने आप देखना 24 घंटे में रोटेट होती है पूरे घर में, ऐसे वास हो जाएगा कि जो भी आएगा मेहमान वो भी खुश हो जाएगा। क्या बात है। और जब चित्त प्रसन्न रहता है ना, तो सारे काम व्यक्ति के अच्छे अपने आप ही सरल और अच्छे ठीक होने लग जाते हैं। अब जो मूड ही खराब होगा तो वो व्यक्ति हर जगह हाँ, मतलब कोई चीज भी आप बेमन से तो करते वास्तु सही करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि अपने निवास स्थान में खुशबू होना जरूरी है, अच्छी महक हो और अच्छा संगीत हो। संगीत भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे जो है बहुत भजन जिसमें सुंदरकांड का पाठ है, ठीक है। आप सुंदरकांड रेगुलर नहीं करते हो कोई बात नहीं, सुंदरकांड का आप ऑडियो चला दो। आपका कोई भी वास्तु दोष हो 108 दिन रेगुलर चलाओ उसको, आपका वास्तु दोष जो है नष्ट हो जाएगा, ठीक। अभी जैसे आप धन की बात कर रहे थे, लक्ष्मी की बात कर रहे थे, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं धन की कमी नहीं है, पर वो धन की कमी इसलिए भी नहीं है कि एक कमाई होती है 2 नंबर की कमी। आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग ना आगे बढ़ने के चक्कर में 2 नंबर की कमाई पे बहुत ज़्यादा एक होता है ना लायबिलिटी बना ली है उस चीज़ को, कि सहारा बना लिया है। तो ये लक्ष्मी कब तक ठहरती है किसी के पास? ये क्या है कि जो इस तरह की आकांक्षाएं बढ़ गई हैं लोगों की, लोगों को भौतिक सुख सुविधा की आदत पड़ गई है, जैसे किसी का हिस्सा भी मांग लेंगे, किसी का और पैसा उसका जो मुख्य ग्रह है वो राहु है। राहु अननेसेसरी डिजायर्स पैदा कर देता है, ठीक है। और जब जब धन के भाव के साथ और
इस तरह की स्थितियां उसकी सर्जित हो जाती हैं राहु के साथ, तो क्या होता है कि व्यक्ति अनैतिक रूप से कमाई करना शुरू कर देता है। जो भ्रष्टाचार के केसेस पकड़े जाते हैं तो वो राहु से ही होते हैं। राहु क्या करता है, लोग देखते हैं भाई अचानक ये तो इतनी उन्नति कर गया, वो राहु ने उसको अचानक उन्नति दी है, पर वही राहु उसको जो है जेल की हवा भी दिला देता है। बिल्कुल। तो यही कारण होता है कि हमारे राहु जी कहते हैं कि मैं आ गया। क्या क्या गलतियां इंसान कर बैठता है ऐसी, जो जब हमारे राहु जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उनका नेगेटिव जो इम्पैक्ट है हमारी जिंदगियों पे नजर आने लगता है, वो कौन सा समय होता है ऐसा? देखो, समय तो महादशा अंतरदशा से निर्धारित होता है, पर जब राहु एक्टिव हो जाता है वो इस तरह से होता है कि मैंने पहले ही कहा था, हमें बेसिक कुछ चीजों को लेना चाहिए। राहु जो है ये कोढ़ी भिखारी लोग हैं, ठीक है, अपंग लोग हैं, इनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इन लोगों से हमें जो है व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। और जो सफाई कर्मचारी होते हैं हमारे, ठीक है, उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जब हम इनका अनादर करते हैं, सफाई कर्मचारी आ रहा है, गली मोहल्ले में आ रहा है, तो हो सकता है वो गलती करता भी हो, पर उसे हमें प्यार से पेश आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमारा राहु तभी खराब ज्यादा होने लग जाता है। दूसरा ये होता है कि जहाँ गंदगियाँ ज्यादा होती हैं, आपका जैसे वॉशरूम है, शौचालय है, वो गंदा रहता है, ठीक है, तो वहाँ उस घर का भी राहु खराब रहेगा। तो शौचालय को बहुत अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। शौचालय में व्यक्ति जाए तो ये ना कि भाई शौचालय में गया हूँ, बुरी हालत है, अभी अपनी सोच से निकट के आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए। वहाँ जाके भी उसको ठीक लगे। जितना गंदा शौचालय होगा उतना ही समझ लो आपका राहु खराब, ठीक है। दूसरा, आपको ससुराल से संबंध अच्छे रखने चाहिए। ससुराल से? जी, ससुराल से संबंध अच्छे रखने चाहिए, ठीक है। अब ससुराल से संबंध अच्छे ना रख सको तो अपना शौचालय तो सही रख ही सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसे रिलेशन हो जाते हैं कि व्यक्ति चाह के भी सही नहीं कर पाता है, पर जो चीज अपने हाथ में वो तो कर ही सकता है, ठीक है। और ये जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नशा और नॉनवेज आजकल कोई चाह के भी है ना, परिवार में ना भी आजकल बच्चे जरूर खाते हैं, तो ये सब चीजें क्या है? देखो, ये सारी चीजें जो हैं मैलेफिक जितने प्लेनेट हैं, ठीक है, उसमें मेन जो है राहु का रोल इन चीज में आता है, ठीक है। उसके बाद फिर शनि का होता है, फिर बाकी तो उनकी दृष्टियां और प्लेसमेंट है। तो इनके अलावा जब गुरु दूषित हो जाता है, जुपिटर जो है वो पीड़ित अवस्था में होता है, तो वो जैसे गुरु और राहु साथ में बैठ गए कुंडली में, ठीक है ना, तो वो गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो गया। तो ऐसे व्यक्ति पे क्या होगा कि वो जो है उसके विचार दूषित हो जाएंगे, उसकी वाणी दूषित हो जाएगी, उसका भोजन करने में भी जो है गलत तरीका अपनाएगा, वो गलत चीजों का, अभोज्य पदार्थों को भोज्य करेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो इसमें राहु के साथ गुरु का भी महत्वपूर्ण रोल है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है वहीं एक नया दोष उत्पन्न कर देता है। मंगल के साथ बैठ जाएगा, अंगारा का योग बन जाएगा। किसी भी के साथ योग बनेगा, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ एक ग्रहण योग बन जाएगा। मतलब राहु जिसके साथ बैठ गया उस ग्रह के वो एनर्जी को खत्म कर देगा। जी, हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है ज्योतिषों का कि राहु जिसके साथ बैठता है तो उसी की पावर ले लेता है, वैसा ही हो जाता है। पर मेरा विचार जो है ये है कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के फलों को नष्ट करता है। साथ में ये, अब ये ज्योतिष का बहुत गहरा विषय है, उसमें हमें ये भी देखना होता है कि गुरु की डिग्री कितनी है, अंश बल कितना है, राहु का कितना है, ठीक है। अगर गुरु का ज्यादा है, राहु कमजोर पड़ रहा है, तो फिर राहु उतना असर नहीं कर पाएगा, गुरु पावरफुल रहेगा। अच्छा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो देखो, ये सारी चीजें जो है प्रबुद्ध ज्योतिष ही बता पाएगा, ठीक है ना। आप सिंपली 2-4 चीजें देख के समझ के कुंडली का विश्लेषण करके गलत प्रेडिक्शन कर लोगे, गलत भ्रम पैदा कर लोगे, ठीक है ना। तो वो गलत भ्रम नहीं करना है,
हमें सही ज्योतिष के पास जाना है और उससे सारी जानकारी लेनी है। जी, ठीक है। अब हमारे राहु जी इतने ये चीजों पे एक्टिव होते हैं, हमें पता चल गया है। जी। अब जब ये एक्टिव हो गए हैं, जी। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमें चीजों का, तो इनको शांत कैसे करवाया जाता है? राहु जो है सबसे ज्यादा शांत होने का इसका एक ही उपाय है। उपाय आपको YouTube पे और हर जगह बहुत सारे दुनिया हजारों भर और के लाखों हाँ। वीडियो मिलेंगे, हाँ, पर राहु वशीभूत होता है केवल मंत्रों से। मंत्रों से। ठीक है। राहु का ये युग चल रहा है, सारा कुछ आप देखते होंगे, सारी टेक्नोलॉजी फॉर्मूला पे आधारित है। जी। ठीक है। जो भी टेक्नोलॉजी है सब फॉर्मूले पे, formulas पे है। ठीक है ना। तो मंत्र क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है। राहु मंत्र के ही वशीभूत होता है और किसी छोटे मोटे उपायों से इसका काम नहीं। दूसरा इसका दान होता है जौ का। जौ आता है ना, तो वो जो नवरात्रे में हम माता रानी के वो मिट्टी डाल के कुल्हड़ में हाँ, धोते हाँ, हैं, वो हाँ। जौ, उस जौ का दान जो है इसके लिए उपयुक्त है। उपाय बहुत से, नारियल का दान भी किया जाता है। जैसे राहु खराब है तो नारियल ले गए अपने घर में, शुक्रवार को लाके उसको घर में रखा और शनिवार को ले जाके शिवलिंग पे उसको टच करके जितनी बार आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो करिए और उसको वहीं आसपास में मंदिर में छोड़ के आ जाइए। शुक्रवार को लाने का मकसद क्या है कि शुक्रवार को लाके जब वो आप घर में रखोगे, रात भर वो घर में रहेगा, तो घर का जो नेगेटिव एनर्जी है उसको वो ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और एब्जॉर्व करके वो जो है वहाँ चला जाएगा। तो ये 2-3 उपाय हैं। मेन जो है मंत्र से ही वशीभूत होता है, मंत्र से ही कंट्रोल होता है। ठीक है। और जो व्यक्ति इसका परीक्षण करना चाहे और राहु की महादशा चल रही है, वो राहु के बीज मंत्र, तांत्रोक्त बीज मंत्र का जाप करे और हवन करे, उसके फल उसको तुरंत प्राप्त हो। ये जो मंत्र की आप बात कर रहे हैं, ये मंत्र आप बता सकते हैं क्या है, ताकि जो हमें देख रहे हैं वो जान सके? जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही सरल मंत्र है, आसान मंत्र है, इसको आसानी से जपा जा सकता है। ये मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह राहुवे नमः। ठीक है। ये मंत्र इतना सही है। इसका दूसरा मंत्र भी है, पर जो मेरा अनुभव है वो इसी मंत्र पे टिकता है और मैंने जिनको भी ये मंत्र दिया है उनको चमत्कारिक लाभ हुए और मुझे भी प्राप्त हुए, क्योंकि ज्योतिष भी एक मानव है। ठीक है। तो हमने भी इसका प्रयोग करा है। हम वही मंत्र देते हैं, वही उपाय देते हैं जिनका हमने परीक्षण किया हुआ होता है। ठीक है। तो ये मंत्र बहुत ही जो है चमत्कारी मंत्र है और इसका कम से कम 18,000 मंत्र जाप करना चाहिए। 18,000। ठीक है। उसके बाद इसका विधि तो बहुत है, जैसे 18,000 मंत्र हैं, उसके बाद इसका जो है दशांश जाप भी कर, दशांश हवन होता है। अच्छा। पर उसकी आहुतियां बहुत ज्यादा होगी तो उसके जो है दशांश जाप कर लीजिए। तो 18,000 का दशांश हो गया 1800। ठीक है। 1800 को पुनः जाप कर लीजिए और 1800 की फिर आहुति दशांश हुई 180। ठीक है। तो इनको जो है जिनकी महादशा लगी हो उनको लगातार जो है ये कुछ कुछ अंतराल के बाद करते रहना चाहिए। ठीक है। जैसे एक बार हवन कर दिया उसके बाद भी प्रतिदिन कम से कम 1 माला का जाप ये करते रहें, तो उनको जो है चमत्कारिक लाभ होगा। ठीक है। राहु की महादशा उनकी अच्छी हो जाएगी, बुरे प्लेसमेंट होगी तो, और अगर अच्छी हुई तो चमत्कार जबरदस्त होगा। ये जो राहु हैं, जैसे इनका अच्छा भी इम्पैक्ट होता है, बुरा ही नहीं होता। अच्छा इम्पैक्ट की बात करें, वैसे क्या राहु पैसों पे भी, राहु का जो प्लेसमेंट है, राहु के जो प्रकोप है उसका फर्क पड़ता है पैसों पे भी? हाँ, पड़ता है। कैसे? कि दूसरा भाव हमारा धन का है कुंडली में। हाँ, ठीक है। अगर वहाँ राहु बैठ गया तो आपका वहाँ धन संचय हो नहीं पाएगा। लोग कहते हैं ना बैंक बैलेंस इतना है उतना, तो बैंक बैलेंस नहीं बन पाएगा। वहाँ केतु भी बैठ गया तो भी जो है, केतु डिटेचमेंट का कारक है। ठीक है। तो वो डिटेच कर देता है, धन से आपको दूर कर देगा। राहु अचानक पैसा देगा, अचानक से गायब होगा। आपके बैंक में एक दिन पैसे आएंगे, दूसरे दिन गायब हो जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी जगह लग जाएंगे। तो जहाँ धन भाव में जिसके व्यक्ति के राहु बैठा है
तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहां जल्दी से निकाला ना जा सके। ठीक है, जैसे कोई अगर उसके पास कहीं से पैसा आया है तो उसकी वो एफडी करे, सेविंग में ना डाले। ठीक है, उसको प्रॉपर्टी में लगाए। जैसे कोई फ्लैट खरीद लिया तो फ्लैट जल्दी बेचने का विचार नहीं बनेगा, पर अगर कैश पड़ा हुआ है या बैंक में पड़ा है तो वो बैंक से खर्च हो जाएगा। ठीक है, ज्वेलरी भी खरीद, सोना हाँ, चांदी भी हाँ, खरीद सकते उसमें लगा दे। ठीक है, तो इस तरह गोल्ड में लगा दे वो। ठीक है, उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और अगर मंत्र जाप करता है तो उसको इस दोष से काफी हद तक मुक्ति मिल जाती है। मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि आप बोल रहे थे कि पैसा आता और जाता है, मतलब ये बहुत लोगों के साथ ऐसा है, सवाल है कि चाहे कितना ही पैसा क्यों ना कमाए, है ना, जी, जब वो कम कमा रहे होते हैं तो उसमें भी उनका गुजारा हो रहा होता है, लेकिन वो जब ज्यादा कमा रहे होते हैं तब भी उनका कहना ये होता है कि कब पैसा आता है कब जाता है, हाथों में ठहरता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या है, इसमें कुछ सरल से उपाय मैं दूंगा आपको। ठीक है, वो करने चाहिए। और पैसा नहीं टिकने का क्या है कि जहाँ धन का भाव में राहु बैठ गया, इस तरह के प्लेनेट्स आ जाते हैं, केतु है, तो वो जो है धन का संग्रह नहीं होने देते। दूसरा जो है 12th हाउस होता है, 12वां घर होता है कुंडली का, वो खर्चे का घर होता है। उसकी स्थिति भी देखनी होती है कि वो उसकी स्थिति अगर सही नहीं तो व्यक्ति कमाता जाता है और खर्च करता जाता है। मान लो धन भाव का स्वामी है और वो 12th हाउस में बैठ गया है तो वो पैसा खर्च होता रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें होती है। इन चीजों को कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण से ही पता चलता है। पर जैसे कि पैसा लगातार टिका रहे, उन्नति बरकत बनी रहे, तो ये आदमी की हैबिट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हैबिट व्यक्ति की होती है, लग्न से निर्धारित होती है कि वो उसका लग्न कैसा है। ठीक है, वो खर्चीला है कैसा है, वो सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, तो व्यक्ति कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। साथ में हम उपाय के तौर पे ये देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना चाहिए। ठीक है, अब आजकल समस्या क्या है, कोई भी काम करना जल्दी चाहता है, सब ऑनलाइन मंगा के खाना चाहते हैं। तो उपाय भी हम लोगों को जो है उसी हिसाब से देने चाहिए, देते भी हैं। धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजर बड़े समझदार हैं, प्रबुद्ध हैं, वो समय के अनुसार ही उपाय देते हैं। मैं भी वैसे ही उपाय देता हूँ कि खीर बनती है चावल से, दूध से और चीनी से। ठीक है, तो जो व्यक्ति खीर नहीं बना पा रहा है तो वो मंदिर में कम से कम दूध, चीनी और चावल शुक्रवार को दान किया। ठीक है, जैसे आधा किलो दूध की थैली मिलती है, गाय का दूध मिलता है आजकल, उसी को गाय का दूध मान लेना चाहिए। जो जैसा मिलता है उसी को माना जाता है, जिस युग में जैसा चलता है। और चावल ले ले 250 ग्राम, 125 ग्राम चीनी ले ले, तो ये खीर का मिश्रण बन गया। और इससे लाभ भी ये है कि जिस मंदिर में दोगे, पंडित जी को खीर बनानी होगी खीर बनाएंगे, चावल बनाने होंगे चावल बनाएंगे, चाय में चीनी डालनी होगी चीनी डालेंगे, उसका प्रयोग जो है पूरा यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सरल सा उपाय है। ये शुक्रवार को करें तो बढ़िया, नहीं कर सकते जो लोग, वो कम से कम पूर्णिमा और अमावस्या को अवश्य करें। पूर्णिमा को करने से जो है लक्ष्मी का दिन भी है, भगवान विष्णु का भी है। ठीक है ना, चंद्रमा का भी है। ठीक है, पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा को होता है। और अमावस्या को ये दान करने से जो हमारे पितृ हैं वो भी प्रसन्न रहेंगे। तो ये सारी चीजों का जो है समन्वय करके इसका दान जरूर पूर्णिमा और अमावस्या को करते हैं। बिल्कुल। अभी एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, देखिए हमारे राहुल जी की बात हो गई है, शुक्र का आपने जिक्र किया, अब आते हैं थोड़ा सा शनि पे, है ना। तो शनि देव न्याय के देवता होते हैं, है ना, और कहा जाता है कि देवी देवताओं की दृष्टि बहुत ही अच्छी होती है, पढ़नी चाहिए, लोग उनकी दृष्टि के लिए जाते हैं, उनके दर्शन करें या कुछ करें, है ना, मंदिर वगैरह जाते हैं। लेकिन हमेशा कहा जाता है कि शनि देव की दृष्टि काफी हानिकारक होती है, उससे बचे रहना चाहिए, वो ना ही आप पे पढ़े तो आप सही रहेंगे, है ना। ऐसा क्यों कहते हैं? शनि देव तो न्याय के देवता है। शनि की जो दृष्टियां, शनि को जो है 3 दृष्टियां मिली, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये 3 दृष्टियां मिली। तो तीसरी दृष्टि जो है
बहुत घातक मानी जाती है। अच्छा, ठीक है। ऐसा क्यों? तीसरी दृष्टि का प्रभाव जो है बहुत क्रूर रूप से होता है, और वो जो जिस घर पे कुंडली में पड़ती है वहां से सुखों से वंचित कर देती है। अच्छा, पर ये आधी अधूरी जानकारी है, ठीक है ना। इसमें हमें पूरी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि ये भी देखना कि शनि किस घर में बैठे हैं। ठीक है, शनि अपने ही घर में बैठे हैं तो उनकी दृष्टि का प्रभाव बदल जाए। ठीक है, शनि किस घर को देख रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट होता है, कि शनि अगर अच्छे भाव को देख रहे हैं, उनके मित्र भाव को देख रहे हैं तो उसका प्रभाव अलग होगा। ये सारी चीजें बहुत मतलब ज्योतिषी विषय हो अच्छा जाता है। प्रभाव। उसके प्रभाव में फर्क आ जाता है। ठीक है ना। तो क्योंकि शनि जैसे आपने कहा न्याय के देवता हैं, जी, कुंडली में इनको दो भाव प्राप्त हैं, 10वां और 11वां। 10वां भाव जो है सबसे इम्पोर्टेंट भाव इसलिए कहा जाता है कुंडली में कि वो कर्म भाव है। अच्छा, व्यक्ति का काम का स्टेटस क्या रहेगा वो शनि निर्धारित करता है। ठीक है, और वो काम करने से उनकी जो डिजायर्स पूरी होगी, लाभ जो होगा, लाभ भाव वो 11वां होता है। उसी के बाद 10वां 11वां। काम करोगे तो लाभ मिलेगा, काम नहीं करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। ये साथ में इसलिए एडजॉइनिंग है सारे, है ना, उसी तरह से सारे कुंडली एक दूसरे बनी से जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं। तो 10वें में काम किया, 10वें में काम किया, 11वें में आपको लाभ मिलेगा। लाभ मिल गया। ठीक है। वैसे शनि जो हमारा एक प्लेनेट है, शनि देव को छेड़ने वाला ऐसे हम कौन से कर्म कर देते हैं कि वो हम पे हावी होना शुरू हो जाते हैं, और फिर अगर वो हम पे हावी हैं जी। तो हमें चीजें स्मूथ कैसे करनी है, ऐसा क्या करें कि वो हम पे पॉजिटिवली अब उनका इफेक्ट हम पे शुरू हो जाए होना। शनि देव जो है न्याय और कर्म के साथ जो है मजदूरी जो भी व्यक्ति करता है उसके जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, ठीक है, जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है, आजकल सभी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, पर उसको नौकर उसको माना जाता है जो हमारे अधीनस्थ काम कर रहा है, हमारे अंडर में जो नौकरी कर रहा है। हाँ। ठीक है, तो हमें उससे व्यवहार सही रखना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत मुश्किल काम होता है, ये एडजस्टमेंट करना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। साथ में जैसे कोई रिक्शा चालक है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, तो उससे हमें लेन देन में ज्यादा मोल भाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, या तो मोल भाव करके ही बैठना चाहिए, बैठने के बाद उतरते समय ये नहीं कि नहीं भाई 100 रुपए नहीं बने 80 रुपए बने, तो वो शनिदेव रुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, आपने घर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूर लगाए हैं तो उनसे बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? उनको समय पे चाय, समोसे और ब्रेड मतलब पकौड़े, नाश्ता पानी जो नाश्ता, है वो देना हाँ, चाहिए। इसमें जैसे ब्रेड पकौड़े खिलाते हैं तो इसमें क्या होता है 2-3 ग्रह समावेश हो जाते हैं। उसमें तेल भी होता है, शनि का होता है, बृहस्पति का, बेसन होता है, ये सारी चीज इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, तो वो हमें इस तरह का उनको खिलाना चाहिए। ठीक है, शनि देव का नमकीन जितने पदार्थ है ना वो मजदूरों को खिलाएं। ठीक है, मजदूर को प्रसन्न रखना है। उनकी कभी भी जो है दहाड़ी जो होती मजदूरी उसमें टाका नहीं मारना चाहिए कि नहीं भाई तूने काम अच्छा नहीं किया, तेरे को 500 रुपए देने थे, 400 ही देंगे। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। उसको 500 दे के उसको अगले दिन जो है विदा कर दो, भाई देख तेरा काम पसंद नहीं है आगे से, पर उसके पैसे जितने काटना बनते जरूरी हैं उतने हाँ उतने दे देने चाहिए, क्योंकि वो उसने मेहनत की है, चाहे उसने मन से करी नहीं करी, पर आपका फर्ज है उसको नाखुश ना करो। ठीक है, ये सबसे बड़ा उपाय है, किसी की मजदूरी नहीं मारनी चाहिए। ये आप करते रहोगे तो आपका शनि प्रसन्न रहेंगे। दूसरा, जिसका शनि सही ना हो तो उसको काले वस्त्रों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, कई लोग जो है काले वस्त्र पहना देते हैं, उसको शनि प्रधान बना देते हैं, जब शनि सही नहीं है तो अवॉइड करना चाहिए। पर अगर मान लो किसी का पैसा ऐसा है, उसका जो रोजगार ऐसा है जिसमें काला कपड़ा पहनना ही पड़ेगा, तो फिर उसको ये सलाह देना ठीक नहीं है। ठीक है, पर अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो वो ये काम कर सकता है, अवॉइड करे उसको। ठीक है ना। शनिदेव की वैसे काले से क्या दुश्मनी है? काले से दुश्मनी नहीं, शनि का रंग काला है। अच्छा, शनि का
और तो रंग जो है, प्रकोप और भी ज्यादा हो जाता हाँ, जब आपका ग्रह शनि अगर सही है तो वो काला रंग ही आपके लिए बहुत बढ़िया है, है। अच्छा। ठीक है ना। शनि ग्रह अगर आपका अच्छा है तो काला रंग ही पहनना चाहिए आपको, ठीक है। तो और जिसका चंद्रमा अच्छा है, उसको शुक्र अच्छा है तो उसको सफेद रंग पहनना चाहिए। ये चीजें ग्रहों के हिसाब से देखनी ग्रहों के चाहिए हिसाब से। जी। पर ये है कि आमतौर से ब्लू ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, ठीक है ना। हाँ। व्हाइट कलर इसलिए पहना जाता है हमेशा, ठीक है, किसी के झंडे में काला कलर नहीं दिखेगा जल्दी से, ठीक है ना, काला रंग नहीं दिखेगा, सफेद रंग अधिकतर दिखेगा। सफेद जो है, ऑरेंज कलर हो गया या हरा रंग हो गया, ये सारे रंग माने जाते हैं अच्छे, ब्राइट और जी। पॉजिटिविटी। इससे जो है सकारात्मकता आती है अच्छे रंगों से। तो ब्लू ब्लैक कलर जो है बिना किसी ज्योतिष की सलाह के लिए भी अवॉइड करो तो बेहतर ही रहेगा। ठीक है। तो वैसे शनि का लक्ष्मी पर क्या असर रहता है? मेन शनि की वजह से कब जो पैसा है वो आना रुक जाता है, और जब वो रुक जाता है तो हम उसको कैसे स्मूथ करेंगे? शनि का प्रकोप जैसे हर एक चीज पे रहता है, किसी का शनि भारी है तो वो पैसों पर भी झलकेगा, आपकी कमाई है या कुछ दिक्कत आ रही है, हाथ तंग हो रहा है, ऐसा कब होता है? शनि यहाँ पे कब प्रकोप डालता है लक्ष्मी पे? ये डिपेंड करता है आपकी शनि की जो है प्लेसमेंट कैसी है अच्छा। और उसकी दशा कैसे है, ठीक है। प्लेसमेंट के साथ वो एक्टिवेट तभी होते हैं ग्रह जब उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आती है, ठीक है। अदरवाइज वो क्या रहते हैं, उनके इफेक्ट आप पे झलकते हैं, प्रभावशाली नहीं रहते, अच्छा। ठीक है। कि जैसे मेष लग्न का व्यक्ति है, ठीक है, तो उसमें मेष लग्न का मालिक है मंगल, तो उसमें वो ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। पर वो ऊर्जा कब ज्यादा प्रभावशाली होगी, जब मंगल की दशा आएगी। तो ऐसे ही शनि का भी प्रभाव तब पड़ेगा जब उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरता आएगी, ठीक है ना। बाकी लक्ष्मी से कनेक्शन ये है कि मैंने अभी बताया था कि 10वां घर है और 11वां घर है, ठीक है। 10वां घर जो है कर्म है, कर्म करोगे तो लक्ष्मी आएगी, ठीक है। इसलिए 10th हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नौकरी करे या व्यापार करे, उसके लिए 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब शनि की बात चल रही है जी। तो शनि देव के लिए कुछ रेमेडीज की बात करेंगे। कई लोगों को देखा गया, आजकल ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि उनको काल सर्प दोष से वो पीड़ित होते हैं, उनको काल सर्प दोष होता है, जिनके लिए कई तरीके की रेमेडीज, कई जो आप बताते हैं कि सटीक व्यक्ति होना चाहिए, सटीक एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए बताने के लिए, तो बहुत सी रेमेडीज कोई भी आता जाता बताता जाता है, कुछ बहुत ज्यादा पूजा होती है, कुछ में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अब लक्ष्मी की किसी के पास पहले ही कमी है, पैसों की कमी है, हाथ तंग है, इतनी बड़ी बड़ी पूजा कोई नहीं भी करवा सकता है ना, महंगे उपाय नहीं भी कर सकता, तो एक तो वो उपाय क्या हो सकते हैं ये जानना चाहूंगी आपसे, और दूसरा ये काल सर्प दोष से बचे रहें और ये क्यों होता है ये जानना चाहूंगी। जी, अब देखो इसमें काल सर्प दोष का जो है शनि से कोई रिलेशन नहीं, अच्छा। ठीक है। काल सर्प दोष बनता है राहु और केतु से। राहु और केतु से। राहु और केतु कुंडली में जब आमने सामने होते हैं, किसी भी कुंडली में वो आमने सामने ही रहते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट हाउस में अगर राहु है तो 7th में केतु होगा, 7th में केतु राहु है तो फर्स्ट में राहु होगा। राहु होगा। इन दोनों के एक साइड में सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपका शनि का उपाय पूछ रहे थे आप, ठीक है। शनि के उपाय तो बहुत से, ठीक है, पर सबसे सरल और सटीक उपाय है कि किसी भी लोहे की रिंग को हाथ में धारण करना है इस उंगली में, ठीक है, जैसे मैंने पहनी। अच्छा, मिडिल फिंगर। सबसे सस्ती सरल उपाय है। सीधे दूसरा, हाथ, सीधे हाथ में पहन सकते हैं, उल्टे हाथ में पहन सकते दोनों हाथ में। हैं। इसमें सब ज्योतिषों का थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो रहता है, जैसे शनि राहु केतु के हैं वो लेफ्ट में पहनने चाहिए, ठीक है, कोई इसमें बताते हैं, तो इसमें मेन उंगली तो यही है, ठीक है। अच्छा। आपका चाहे तो लेफ्ट में पहनो या राइट में पहनो, पर पहनना इसी उंगली में, राइट में ठीक है। चाहिए। ये सबसे सस्ता सरल उपाय है। अच्छा, इसमें लोग ये भी कहते हैं कुछ
ज्योतिष सलाह दे देते, पंडित जी सलाह दे देते, भाई काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लो, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि घोड़े वाले के पास जाते हैं और उसकी नाल निकलवाते हैं, फिर वो नई नाल लगाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घोड़े को पीड़ा होती है। तो इस तरह से अंगूठी बनवाना जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, इसमें यह है कि जो नाव है, नाव बहती रहती है जो नदी में, उसके लोहे की अंगूठी भी पहन सकते हैं। तो सबसे सरल सस्ता उपाय है। बाकी तो सारा जो है कुंडली विश्लेषण से होगा। बहुत ज्यादा जो पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, क्योंकि ज्योतिष के पास जाना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आप किसी भी, आपको क्या पता शनि की पीड़ा है कि राहु की पीड़ा है, तो उसकी सटीक जानकारी लेने के लिए आपको जो है हमारे धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी के जो एस्ट्रोलर्स हैं उनसे संपर्क करें और सटीक जानकारी लें। ये नहीं कोई सा भी ग्रह, मुझे तो शनि नुकसान कर रहा है जी, शनि का उपाय कर रहा हूँ। पहले पता तो हो कि नुकसान कर क्या रहा है, ठीक है ना। क्या पता एक ना हो कि और भी ग्रह हाँ, हो। हाँ, बाकी जैसे ये अंगूठी है, ये कोई भी व्यक्ति पहनेगा तो सही रहेगा, सही रहेगा। जरूरी नहीं है कि आपका शनि। तो ये इसके उपाय बहुत से हैं। तो उन उपायों में मैं मुख्य रूप से जो है मंत्रों का प्रयोग, ठीक है, शनि चालीसा का, और शनि जो है हनुमान से जो है, हनुमान जी ने उनको रावण की कैद से छुड़ाया था, ठीक है ना। तो इसलिए हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। और विशेष रूप से जो है आप शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करें और हनुमान जी की मूर्ति की आंखों में एक टक निहारते रहें। ये सबसे बड़ा उपाय है, ठीक है। तो कैसा भी शनि का प्रकोप होगा वो उससे दूर होगा, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप जो है हमारे एस्ट्रोलॉजर, धनवर्षा के एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें और अपनी कुंडली का सही विश्लेषण करा के सही उपाय करें, ठीक है जी। बिल्कुल। अब शनि की बात हुई, राहु की बात हुई, केतु की भी, शुक्र की भी, मंगल की भी बात हुई। अब एक मोटा अगर हम जानना चाहें कि हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं, हम कौन सी ऐसी गलतियां या ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे हमारे ग्रह ठीक होने के बावजूद भी वो बिगड़ने लग जाते हैं। हमें ऐसी कौन सी चीजों से परहेज करना है। एक तो ग्रह बिगड़ते हैं तो हमारे हाथ तंग होते हैं, लक्ष्मी में रुकावट आती है ना। एक तो ये चीज भी है। तो ऐसे कौन सी हम गलत चीजें कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी आने रुक जाती है और ग्रहों की दशा बदलने लग जाती है। हर व्यक्ति को अपने चरित्र पे ध्यान देना चाहिए। चरित्र का हर तरह का चरित्र का होता है। जैसे पैसे का कोई करप्शन कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, ठीक है, कोई मजदूरों से अन्याय कर रहा है, ये सारा करप्शन ही एक तरह का। तो इनसे बचना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजों से जो है बचाव हुआ रहता है। दूसरा, पिछले सवाल में रह गया था हमारा काल सर्प दोष, ठीक है। तो वो राहु केतु का मैं बता रहा था, एक तरफ आ जाते हैं तो राहु केतु उससे जो है काल सर्प दोष का निर्माण होता है। यहाँ भी ज्योतिषों में दो माते, कुछ ज्योतिष इसको मानते हैं और कुछ नहीं भी मानते, ठीक है। पर मैं ये कहता हूँ कि राहु केतु से जो ये निर्माण होता है काल सर्प दोष का, इसको आप मानते हैं या नहीं मानते, पर इसमें पूजा बेसिकली होती है, राहु और केतु की पूजा होती है। तो जो भी व्यक्ति अगर इसकी पूजा करवाता है तो उसको जो है राहु अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो किसी को ये हो कि भाई मेरा तो काल सर्प दोष में मानता ही नहीं हूँ, ठीक है, शास्त्रों में कहीं वर्णित नहीं है, ठीक है, तो वो ये ना सोचे वो इस पूजा में राहु और केतु की ही पूजा निहित है, ठीक है ना। और ये पूजा का जो है काल सर्प दोष की पूजा इधर उधर भटकने से बढ़िया है त्र्यंबकेश्वर जो है नासिक में, वहाँ जाके पूजा करवाए। और एक यहाँ कहीं और गरुड़ मंदिर है शायद, हाँ गरुड़ मंदिर है। गरुड़ का आपको पता होगा कि गरुड़ जो है सर्पों को खा जाने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसलिए गरुड़ मंदिर में भी इसकी पूजा होती है। दूसरा जो है त्र्यंबकेश्वर में। बाकी जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, इसमें जो है आप रोज जल चढ़ाइए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, साथ में वहाँ पे नागराज लगे होते हैं, उन पे जल चढ़ाइए और उसके मंत्र ले लीजिए हमारे धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजर से, और उन मंत्रों से
जो है नाग की जो बनी हुई है मूर्ति शिवलिंग पे है, ठीक है, उन पे जल चढ़ाइए। आपका वैसा भी दोष होगा वो, क्योंकि ये समय अच्छा है, ठीक है ना, श्रावण का महीना है, शिव जी का महीना है, और शिव जी जो है खुद सर्प का धारण करने वाले, ठीक है। सर्प अति महत्वपूर्ण है हमारे शास्त्रों में। शिव जी धारण करते हैं, विष्णु भगवान जो है शेष नाग की सैया पे सोते हैं। तो जो है हमें इस समय का लाभ उठाना चाहिए और ये उपाय जरूर करने चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो कई सारे आपने उपाय बताए, है ना, और उम्मीद है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगे। अब मैं राहु केतु शनि मंगल के बाद सोम बुध के बाद आना चाहूँगी राज योग पे, है ना। तो कई लोगों की कुंडली में राज योग होता है ना जी। किसी को पता है, किसी को नहीं पता। तो जिसको नहीं पता उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी कुंडली में राजयोग है? जिसकी कुंडली में राजयोग है उसने कुंडली दिखाई तो उसे पता चल गया, ठीक है। और जिसकी कुंडली में है उसको पता नहीं है कि मेरे है कि नहीं, तो उसका अपना जो जीवन है उस पे वो नजर डाल ले, ठीक है। उसका भौतिक जीवन कैसा सुख सुविधाओं से भरपूर है, ठीक है, वो किस पद पे है, ठीक है, उसका व्यवसाय कैसा है, वो राजनीति के क्षेत्र में कितना ऊंचा है, ठीक है, गवर्नमेंट नौकरी है तो केवल नौकरी है या जो है प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है, ये सारे राजयोग के होते हैं, अपने आप पता चल जाता है। जिसका जीवन स्तर अच्छा है वो राजयोग है, तभी कहीं ना कहीं उसको लाभ मिल रहा है। तो बिना कुंडली देखे भी प्रबुद्ध ज्योतिष बता देता है कि आपको जो है राजयोग है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, व्यक्ति अपने रहन सहन से उससे सबसे जान सकता है कि उसको राजयोग है कि नहीं है, किस तरह का, ठीक है। अब जैसे जिसके है उसको तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, उनका राजयोग है। अब जिसके नहीं है पर वो चाहते हैं कि वो भी राज करे, है ना, वो भी अपनी एक लग्जरियस लाइफ अच्छे से खुले पैसों से, अच्छा ना, खुले ढंग से वो अपनी जिंदगी जिए, तो वो राजयोग जैसी स्थिति अपनी पूरी जिंदगी में बनाए, वैसा माहौल बनाए, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले है कि आपको 10वां घर कुंडली का एक्टिवेट करना है। वो कैसे होगा? वो कर्म है, ठीक है, कर्म भाव है। आपको अपने कर्मों पे निरंतर प्रयासरत रहना है। आपको अपने कर्मों से आलस नहीं करना, ठीक है, डिसिप्लिन में रहना है, लाइफ को डिसिप्लिन में रखना है, कर्म जो मिला हुआ है उस पे चलना है, ठीक है। दूसरा, व्यक्ति को अपने लग्न को भी मजबूत करना चाहिए। लग्न जो है पहला जो है घर है, उसको लग्न कहते हैं। अगर कुंडली का लग्न कमजोर हुआ तो व्यक्ति आलस से भरा रहेगा, ठीक है, उसमें काम करने की इच्छाएं नहीं होंगी, ठीक है। तो लग्न मजबूत होगा, व्यक्ति का शरीर है लग्न, ठीक है। अगर शरीर ही ठीक नहीं है तो वो धन क्या कमाएगा। शरीर सही होगा तो कर्म सही करेगा, ठीक है। लग्न को सही करो, कर्म सही होगा, ठीक है ना। अब आपने कर्म सही करना शुरू कर दिया पर लग्न में कमजोरी है, शरीर में कमजोरी है, 4 दिन कर्म करते हो, 5वें दिन बीमार पड़ जाते हो, ठीक है, या आपका विचार बदल जाता है। तो आपको लग्न को मजबूत करना, तन मन धन ये तीनों जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो तन के लिए लग्न को मजबूत करना, लग्न जो भी अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होता है, ठीक है। और मन के लिए सबसे एक ही मंत्र है चंद्रमा, ठीक है ना। चंद्रमा को एक्टिवेट करना है। चंद्रमा अधिकतर जो है बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है हर व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। वो अच्छा होता है तो भी व्यक्ति के लिए कई मायनों में दिक्कत दे देता है, ठीक है, और बुरा होता है तो बुरा होता ही है। अच्छा होने पे क्या होता है, आदमी इतना नजरअंदाज करने लगता है दूसरे के दुख सुख की, उसको जो भावनात्मक अटैचमेंट खत्म हो जाती है, ठीक है ना। वो उसको ये नहीं पता है कि घर में कोई बीमार है क्या है, मुझे क्या उसके लिए करना है, तो वो ज्यादा अच्छा होना भी जो है नुकसान दे देता है। हालांकि वो डिसीजन वगैरह में तो पावरफुल रहेगा पर इमोशनली जो है कई बार वो ऐसे व्यक्ति जो है सही अटैचमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा भरत जी, किसी की जिंदगी में कोई इंसान आए, दोस्त है या कोई भी है, उनके अगर वो इंसान नहीं सही है या किसी की जिंदगी में किसी के आने से भी ग्रहों पे फर्क पड़ता है?
देखो, किसी के आने से उतना फर्क तो हम नहीं कहेंगे कि किसी के आने से ही फर्क पड़ा है, ठीक है। ये तो ये है कि जैसे कोई हवा का झोंका आ गया, ठीक है, तो उसका कुछ असर हो जाता है। बाकी फर्क तो अभी यहाँ पे जैसे बैठे हैं, कोई खुशबू आ जाएगी तो उसका हम पे फर्क पड़ेगा, पर ये स्ट्रक्चर पे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। ये स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब कुछ वही, मूलभूत ढांचा वही रहेगा, ठीक है। हर व्यक्ति की अपनी कर्म है, उसी के अनुसार उसके योग बनते हैं, ठीक है। अब जैसे कुंडली में तलाक के योग होते हैं, ठीक है ना, तो वो ये नहीं है कि जो इससे शादी हुई इसलिए तलाक हुई। आपके भी ग्रह ऐसे थे, तलाक के योग थे, तभी तलाक का योग बना, ठीक है। आमने सामने दोनों की कुंडली के योग खराब होंगे तभी वो होगा। वो व्यक्ति ही उसको मिलेगा जो प्रारब्ध से जुड़ा होगा ना, वही व्यक्ति उसको मिलेगा। क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि जब से ये इंसान इसके साथ इस काम में जुड़ा है तब से बरकत तो नहीं हो रही है, बिल्कुल गिर ही जा रहा है, कुछ काम है या जब से ये इसकी जिंदगी में आया, अक्सर सुनने को मिल जाता है, लोग टॉन्टिंग कर देते हैं कि जब से ये इसकी जिंदगी में आया इसका काम ठप पड़ा है। ये बातें होती हैं, पर एक सीमा तक होती है, ठीक है ना। बाकी व्यक्ति के ग्रह होते हैं, उसको वहीं तक बुलाते हैं। हर व्यक्ति की एनर्जी होती है, ठीक है। आज हम मोदी जी से हाथ मिलाएंगे तो वो एक अलग एनर्जी आएगी, ठीक है, ठीक है। वो चीजें होती है कि व्यक्ति किससे मिल रहा है उसका प्रभाव पड़ता है, पर ये नहीं खाली प्रभाव लेके बैठ जाएगा तो क्या होगा। कर्म उसको अपनी कुंडली के अनुसार करने होते हैं, और वो जो मिलना है उस व्यक्ति तक मिलना है, ये उसके योग हैं, अच्छे योग है, तभी इतने बड़े व्यक्ति से मुलाकात हो रही है, ठीक है ना। वो मिला है इसलिए नहीं, उसके योग हैं, वहां तक पहुंचा दिया, ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर कोई जैसे विवाह जैसा एक कुछ जरूरी डिसीजन होता है, कहते हैं अक्सर कुंडलियां मिलवाकर ही विवाह का योग जो है वो देखना चाहिए है कि नहीं है। जो कुंडलियां आजकल देखो मॉडर्न जमाना है, लोग कुछ नहीं देखते हैं, कुंडली तो बच्चे को इतना भी नहीं पता है भी कि नहीं है। बिना कुंडली मिलाए अगर ऐसे डिसीजन, शादी ब्याह वाले डिसीजन ले लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ होने का जो भी रहता है चांसेस रहते हैं, तो ये मुमकिन है। हाँ, इसमें देखो समझने वाली बात यह है कि जो हमारे प्रारब्ध से जोड़ी बन के आई है, ठीक वो है, तो बनने करती वो बनी है। आप कितने यत्न करोगे, आपको वही तरह का जोड़ी मिलेगी, ठीक है। इसको बड़ा इग्नोर कर देते लोग बाग। आजकल अलग अलग प्लेटफॉर्म से रिश्ते ढूंढ रहे हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर रहे हैं, बिना मिले ही रिजेक्ट कर रहे हैं, पर मिलेगा वही जो उसके भाग्य में होगा, ठीक है। पर हमें ये देखना, अगर हमारा बच्चा है या हमारी बच्ची है, तो हमें कुंडली में जो करना तो बहुत जरूरी है, पर अगर नहीं भी करते तो हमारे बच्चे के लिए, हमारी बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए उसकी कुंडली खुद की देख लेनी चाहिए। अगर उसकी कुंडली में वैवाहिक सुख सही नहीं लिखा होगा तो उसको वैसा ही पति मिलेगा, ठीक है। तो उसकी अगर समय से पहले ही, समय रहते ही उपाय शुरू कर दे, ठीक है, तो वो बढ़िया रहता है। अब जैसे पता चल गया कि भाई इसका वैवाहिक जीवन सही नहीं रहने वाला है, ठीक है, तो ज्योतिषी को चाहिए कि उसको सलाह दे कि भाई आप ये उपाय शुरू कर दो अभी से, ठीक है। और शादी के बाद एक बार मुझसे जरूर मिलो, क्योंकि शादी से पहले अगर उसको आगाह ज्यादा कर दिया तो भी वो डर बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो बाद में मिलके उसको बताओ ये समस्या है कुंडली में, तो ये आपके पति की समस्या नहीं है, ये आपकी पत्नी के लिए आपकी कुंडली की है। तो आपको ऐसी परिस्थितियों से बचना है जिसमें संबंध खराब हो। ऐसी परिस्थितियां आए तो अपने को उस समय दूर कर लो, आर्ग्यूमेंट से बच जाओ, ठीक है। नाराज होके घर छोड़ के चले ना जाओ, ये सारी चीजें उसको समझाइए, क्योंकि व्यक्ति को पता है कि मुझे ये बीमारी है। जैसे अभी कोविड आया था तो सबको पता था कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ठीक है ना, मास्क लगाना, ये लेना, ये सारा तो व्यक्ति को पता था, ठीक है। और जो जिनको पता नहीं था वो ऐसे घूम रहे थे तो वो उसमें भी आ रहे थे, ठीक है ना। तो व्यक्ति को जब पता होता है कि मुझे ये समस्या है और वो उस चीज को समझ के कार्य कर लेता है, उपाय कर लेता है, कुछ तो उपाय करने, कुछ अपने आप को भी उस तरह से तैयार कर लेता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि व्यक्ति अपने आप को तैयार कर ले, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जी,
अभी देखो हमने इतनी सारी बातचीत करी, पर मैं फिर से आपसे यही एक चीज पूछना चाहूंगी, जो पैसा है वही आखिर में सबसे ज्यादा जरूरी है और सबको वही चाहिए होता है आज के समय में। बिल्कुल, उसी के हमारा लिए धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी नाम ही धनवर्षा है। जी बिल्कुल, हमारा नाम ही धनवर्षा है। इसीलिए अभी वाइंड अप करते हुए जितने भी हमने बातचीत करी है, लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे इंसान, उसके लिए क्या क्या करना है? जैसे हाउसवाइफ्स हैं, वो ऐसे क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि देखो हाउसवाइफ होती है, पूंजी पूंजी जोड़ के रखती हैं जो मुश्किल जी। समय में काम आती है ना? तो ऐसी और कौन कौन से उपाय या कौन सी चीजें हैं जो वो कर सकते हैं ताकि बरकत बनी रहे, अच्छी बरकत रहे, घर में धन की कमी ना हो, लक्ष्मी की कमी ना हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहें, और अगर कोई प्रॉब्लम है, आ रही है, फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है, तो उसको ठीक करें। क्या एक आप हमारे को रेमेडी या एक उपाय सभी को, दर्शकों को हमारे बताना जी। चाहेंगे? इसमें जो है, एक तो उपाय मैंने आपको खीर वाला दिया था, जी। दूध चावल चीनी का दिया था, जी। ठीक है। इसी के साथ क्या है कि दूसरा उपाय जो लक्ष्मी का है वो शुक्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो शुक्र का जो उपाय है वो शुक्र जो है आपकी पत्नी है, ठीक है। आपको अपनी पत्नी को खुश रखना है, सबसे बढ़िया उपाय है, ठीक है। दूसरा उपाय है कि शुक्र जो है स्त्री का कारक है, पत्नी का है, तो आप अपनी पत्नी से प्रसन्न रहिए और उसको प्रसन्न रखने की पूरा प्रयास कीजिए। और ये उपाय केवल पुरुषों को ही नहीं करना, पत्नियों को भी ये नहीं कि पति प्रसन्न रखेगा मुझे, उसे भी ऐसे काम करने चाहिए ताकि पति भी उसको प्रसन्न रख सके। ये नहीं कि वो ये सोचे बैठे कि ये प्रसन्न रखना इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो उसको प्रसन्न रखना पति की तो जिम्मेदारी है। साथ में जिनकी पत्नियां नहीं हैं और पत्नी है भी, तो भी बाहर भी जो भी महिला है, ठीक है, महिलाओं से अच्छा आचरण करें, उन पे दुर्व्यवहार ना करे, दूषित नजर से ना देखे, ठीक है ना। जो व्यक्ति दूसरी पराई स्त्री को गलत नजर से देखता है उसका शुक्र खराब हो जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। तो पराई स्त्री को सम्मान से देखना है, उसका ख्याल रखना है। कोई बुजुर्ग महिला है तो उसका जो है, जो भी आप कर सकते हो, उसको दान कर सकते हो, उसकी कोई मदद कर सकते हो, वो जरूर करें, ठीक है। तो ये जो है बहुत आपके लिए शुक्र सही रहेगा, आपका धन सही रहेगा, ठीक है। और बाकी जो है धनवर्षा के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके मिलिए, उसमें धन योग क्या है, ठीक है, और धन भाव का मालिक कौन है, ठीक है, उसकी स्थिति का आकलन करवाइए। और उसका आकलन करवाने के बाद जो है उस धन भाव को एक्टिवेट करिए, ठीक है। धन भाव दूसरा भाव होता है, उसको एक्टिवेट करिए तो अपने आप आपके पास लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी, धन आएगा, धन स्थिर बनेगा। क्योंकि धन भाव सही नहीं होता तो लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है, पैसा आता है चला जाता है, बरकत नहीं होती है। दूसरा जो है, लोगों को, गृहस्थों को अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और खुशबू भरा माहौल हो, ठीक है। अच्छा संगीत, धार्मिक गीत, भजन ये चलें, ये सारी चीजें जो है पॉजिटिव होते हैं और इससे भी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, धन जो है टिका रहता है, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। तो और सबसे बड़ा जो एक और उपाय है वो ये है कि सभी व्यक्तियों को सूर्योदय के समय उठ जाना चाहिए, ठीक है। बहुत लेट करते हैं हाँ, आजकल। बहुत लेट करते हैं, तो वो जो है फिर पैसा आता है, वो राहु जनित पैसा आ जाता है, ठीक है, फिर वो अचानक चला भी जाता है, ठीक है। तो ये सारे उपाय हैं। बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताया आपने भरत जी, और उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनके लिए सही में बहुत हेल्पफुल होंगे कि कैसे आपको बरकत बनी रहे। इसके उपाय, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली कोई भी इशू है, तो कैसे आप बच सकते हैं। और अगर आप ये उपाय करने के बाद भी आपको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमारे धनवर्षा के खूब सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप अपनी प्रॉब्लम लेके हम तक पहुंचे, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके ग्रहों के हिसाब से आपके लिए जो भी उपाय सटीक होगा, सही होगा, आपको बताया जाएगा। और भरत जी, आज सही में आपने बहुत अच्छे अच्छे हमें उपाय बताए, बहुत सी ज्ञान की बातें हम तक पहुंचाई जो हमें और हमारे दर्शकों को शायद नहीं पता थी, वो इस एपिसोड के बाद, पॉडकास्ट के बाद जरूर पता चल जाएंगी।
तो एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप भी अपना कीमती समय निकाल कर आए, यहाँ पहुँचे और इतनी ज्ञान की बातें हम तक पहुँचाई, दर्शकों तक पहुँचाई। उम्मीद है फिर मिलेंगे हम दोबारा और भी ऐसी नॉलेजफुल बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, बहुत से उपाय आपसे जानेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण। सो ये थे भरत जी हमारे साथ आज धन वर्षा एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। ये सिलसिला आपको बता दें कि यहीं पर खत्म नहीं होगा, हमारी बातचीत फिर से शुरू होगी एक और नए मेहमान के साथ, एक और नए एक्सपर्ट के साथ। तो फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी की एक और नए और खास एक्सपर्ट के साथ। टिल द टाइम कीप वॉचिंग धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी। दिस इज मी सिमरन।